हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? चलिए हम लोग अपना मॉक टेस्ट नंबर 5 देखेंगे आज। 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने करवा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। और पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वेद शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये विद धातु से हुई है। आपको बताना है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो पहले तो यही आपको पता होना चाहिए भैया। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पवित्र गीत, ईश्वर की वाणी, या फिर नॉलेज, या फिर कर्मकांड। तो ध्यान रखिएगा, जो विद धातु है इसका शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। तो जो हमारा वेद है, ध्यान रखिएगा, विद धातु से बना हुआ है। नाम इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा जानना या फिर ज्ञान। ठीक है, और वेद के बारे में आप एक पॉइंट पता होना चाहिए कि यह ना केवल भारत के यानी कि ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो वेद हैं वो ना केवल भारत के बल्कि विश्व के प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। तो आप कहिएगा हाँ भैया, नई एनसीईआरटी में ये पॉइंट बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि चलो आप बताओ, जो वैदिक परंपरा है इसमें ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था जिसके कारण इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेद हैं उनके लिए 2 चीज़ें आती हैं। एक तो है हमारा श्रुति, ठीक है, और दूसरा मतलब कि अपौरुषे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो वेद हैं वो श्रुतियों पर आधारित थे, अर्थात इनको कभी लिखा नहीं गया था। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे हम लोग तो पढ़ते हैं कि वेद व्यास ने जो है भैया लिखा है, तो लिखा नहीं पढ़ा है आपने लिखा है वेद व्यास जी के द्वारा वेद का संकलन किया गया है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि उनका मतलब लिखा नहीं गया, संकलन किया गया। ठीक है, और दूसरा अपौरुषे। तो वेद को अपौरुषे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको किसी भी पुरुष के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो आप सोच रहे होंगे महिला के द्वारा लिखा गया होगा, फिर नहीं भैया, न पुरुष न महिला, किसी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसीलिए तो इसको अपौरुषेय कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारे वैदिक परंपरा है उसमें नॉलेज को सुरक्षित रखने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता था उसको क्या कहते थे? श्रुति। तो बताइए श्रुति क्यों कहते थे? क्या इसको ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था? नहीं। खोद कर लिखा जाता था? नहीं, बल्कि मौखिक पाठ और कंठस्थ करके इनको सुरक्षित रखा जाता था। अर्थात जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें गुरुजी बच्चों को सुनाते थे, फिर जब वो बच्चे जो है कल को किसी के गुरु बनते थे तो वो अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो ऐसे ही ये जो परंपरा है ये चलती रहती थी। ठीक है, आगे देखिए, और ये परंपरा देख रहे हैं हजारों वर्षों तक ऐसे ही चलती रही। आगे देखिए, नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। ऋग्वेद उपनिषद, और उपनिषद में भी कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद। और अगला देखिए, महाभारत या फिर जातक कथाएं। तो आपको पता है जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, तो ये तो होगा नहीं। महाभारत इसमें गीता का सार है, ये भी नहीं होगा। ऋग्वेद भी नहीं। ऋग्वेद आपको पता है कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 4 वेदों में प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपनिषद। और उपनिषद में भी कौन सा? कठोपनिषद। ठीक है, तो अगर आपको फंसाना होगा ना तो वो कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इस तरह से 4 उपनिषद के नाम देंगे तो आपको रट के रखना है भैया। जो कठोपनिषद है उसमें नचिकेता और यम के मध्य संवाद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें ना बालक जो नचिकेता है वो मृत्यु के रहस्य को किससे पूछते हैं? यम से पूछते हैं, तो इसीलिए तो कहा जाता है नचिकेता और यम के मध्य संवाद। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ ना आपसे कथन कारण का क्वेश्चन बना है कि भारतीय दर्शन में ये माना गया कि सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, यानी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकदम सही बात है भैया, ऐसा ही माना जाता है कि सत्य तो केवल एक है, लोग उसको अलग अलग नामों से बस पुकारते हैं। ठीक है, यानी ऐसे ही समझिए ना कि भगवान, नेचर केवल एक है, कोई उसको अल्लाह कह रहा है, कोई उसको भगवान कह रहा है, कोई उसे जो है गॉड कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है कुल मिलाकर के एक ही। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय दर्शन में माना जाता है। आगे देखिए, कारण कह रहे हैं कि भारत में विविधता को कभी भी समस्या के रूप में एज अ बैरियर नहीं देखा गया है बल्कि एक ही सत्य के विभिन्न रूपों के तौर पे देखा गया है। तो हाँ बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? तो याद रखिएगा ए वाला हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए
कि भैया ये जो वैदिक कथन है यानी कि ऋग्वेद, उसमें आपको बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की बहुलतावादी सोच की नींव माना जाता है और ये हमें सिखाता है कि ईश्वर तक या ईश्वर जो है वो तो केवल एक ही है, ठीक है, लेकिन उनके तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो में भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मंजिल एक ही है, रास्ता आप कोई सा भी अपनाओ, यानी कि परम सत्य तो एक ही है। चाहे आप उन्हें ईश्वर समझ के पूजो, चाहे आप उन्हें अल्लाह समझ के पूछो, चाहे आप उन्हें गॉड कहो, लेकिन है परम सत्य केवल एक ही, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वट वृक्ष के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि बनियान ट्री का उदाहरण भारतीय संस्कृति के किस लक्षण को समझाने के लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण, या फिर भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, निरंतरता और विविधता, जड़ें और शाखाएं। तो हाँ, यही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो वट वृक्ष है वो भारतीय संस्कृति में ये लक्षण समझाने के लिए यूज किया जाता है, कैसे कि भारत की जो संस्कृति है वो काफी प्राचीन है, निरंतर है और विविध, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि जो वट वृक्ष है उसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और शाखाएं, उसकी जो शाखाएं हैं उनके बारे में भी हम सभी जानते हैं कि जमीन में जा करके नई जड़ें बनाती हैं। वट वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, जो वट का वृक्ष है उसमें ना ऐसे मतलब कि जो मोटा सा पेड़ है वो तो रहता ही है, ऊपर से ऐसे मतलब जड़ें आ जाती हैं और वो जमीन से ना उसको जकड़ लेती हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इसी तरह जो भारतीय संस्कृति है इसकी जड़ें आपको वेद, सिंधु सभ्यता और साथ में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आदिवासी परंपराएं आदि में जो है देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कुल मिलाकर एक ही तने से जुड़ी हुई या एक ही मूल से जुड़ी हुई है, बस नाम सबके अलग अलग हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का ये कथन कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता जबकि कई लोग यहाँ स्नान करते हैं, किस बात पर जोर देता है, बताइए। नदियों के प्रदूषण पर नहीं भैया, स्नान करना व्यर्थ है ये भी नहीं, ध्यान रखिएगा आंतरिक शुद्धि और नैतिक कर्मों पर। बाहरी जो कर्मकांड है ना उसको करने के बजाय भैया अपने आंतरिक शुद्धिकरण पे ध्यान दो। तो वही चीज है कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता जबकि कई लोग यहाँ स्नान करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। तो भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने ही बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों के बजाय आचरण की जो शुद्धता है उस पर जोर दिया है, सत्य अहिंसा पर जोर दिया है। आगे देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि जनजातीय विश्वास, परंपराओं और मुख्य धारा के हिंदू दर्शन के मध्य संबंधों को आपकी पुस्तक कैसे परिभाषित करती है, बताइए। जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है, देखिए स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नई एनसीईआरटी हिस्ट्री से है, बाकी ओल्ड एनसीईआरटी से भी है। तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का ही मिक्स आपको हमारे मॉक टेस्ट में देखने को मिलता है, तो इस वजह से परेशान मत होइएगा कि अरे नई एनसीईआरटी से नहीं आएगा, लिख के नहीं दिया है कि मैं नई एनसीईआरटी से नहीं पूछूंगा। अगर पूछ लेंगे तो आप क्या करिएगा, इस वजह से देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन देखिए कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से मतलब अलग और विरोधी हैं। तो अलग और विरोधी इस तरह की बात नहीं है। जनजातीय लोगों ने हिंदू धर्म का विरोध किया, आप सोच रहे होंगे हाँ किया होगा, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए दोनों के बीच हजारों वर्षों से अबाध, मतलब अबाध इट मीन्स बिना किसी बाधा के आदान प्रदान चलता रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो वनवासी समाज और जो मुख्य धारा के समाज है इन्होंने मतलब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। जगन्नाथ संस्कृति या देवी पूजा इसके एग्जाम्पल भी माने जाते हैं, जहाँ जनजातीय देवताओं को मुख्य धारा में स्थान मिला हुआ है। आगे देखिए, जैन और बौद्ध धर्म के उपदेशों में कौन सी एक प्रमुखता से समानता दिखती है, कुल मिलाकर के दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो समान है। दोनों वेदों को सर्वोच्च मानते हैं, बिल्कुल नहीं, वेद कर्मकांड से इनका दूर दूर तक रास्ता मतलब कि कोई मतलब वास्ता ही नहीं है। दोनों ही युद्ध का समर्थन करने हैं, ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि जो जैन धर्म है वो अति अहिंसावादी था, तो ये तो होगा नहीं। कह रहे हैं दोनों अहिंसा और सभी जीवों के प्रति आदर या दया का भाव रखते हैं। भैया हाँ देखो, किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ, तो एकदम सही बात है। अब ये बात अलग है कि जो जैन धर्म है वो अति अहिंसावादी है, लेकिन बौद्ध धर्म अति अहिंसावादी नहीं। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में साधक यानी कि जो सीकर हैं वो किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन देख, कह रहे हैं जो केवल पूजा पाठ करते थे। अब हम सभी जानते हैं कि केवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सामान्यतः रॉन्ग होते हैं, हटा दीजिए इनको। कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य और जीवन के अर्थ को जानना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल ऋषि मुनि और योगी। तो हाँ बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, और ये भी नई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना हुआ है। उपनिषदों का दर्शन, वेदों की रचना यानी ऋग्वेद, और बौद्ध और जैन मतों का उदय। बताइए क्या मतलब। तो हम सब जानते हैं कि भैया जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, तो वेद सबसे पहले आ जाएगा, तो इन दोनों को तो वैसे ही हटा दीजिए। वेदों के बाद आप देखिए फिर उपनिषद आएंगे, ठीक है, तो वेद के बाद क्या आ जाएंगे, उपनिषद, और उपनिषद के बाद फिर आप देखेंगे कि बौद्ध और जैन मत का उदय होता है, यानी कि 2 1 3, ठीक है, यानी कि 2 1 3 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और हाँ 10 क्वेश्चन हो गए हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए कि 10 में से आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज है हमारा रिपब्लिक डे, ठीक है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के बताया भी है कि आखिरकार गणतंत्र दिवस 26 मतलब कि जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग चाहें तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिरकार 26 जनवरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही किए हैं। अगर अगर आपको जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, जो हमारी वीडियो है, वो पसंद आता है, तो आप हमारी वीडियो को हाइप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अंततः जब आप शेयर करेंगे तभी जो है अन्य लोगों को भी जानकारी होगी कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि लगभग 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसलें उपजाना आरंभ किया था। बताइए, इसका मैंने एक शॉर्ट्स बहुत पहले ही बना के दिया हुआ था। ऑप्शन देखिए, चावल और बाजरा, चावल और जौ, मक्का और ज्वार, या फिर कपास और गन्ना। बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य मतलब कि ये जो हमारा 8000 साल पहले की बात है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो कि अभी आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, यहाँ पे सर्वप्रथम जो फसलें उगाई गई वो थी गेहूं और जौ। क्या हो जाएंगे, गेहूं और जौ। ऑप्शन बी सही है। और एक बात और याद रखना है आपको कि जो विंध्य क्षेत्र है ना, उसके उत्तर में सर्वप्रथम जो चावल है ना, उसकी खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, विंध्य क्षेत्र के उत्तर में, मध्य भारत में। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जानते हैं ये क्वेश्चन ना जो हमारी क्लासेस की बुक्स हैं, जैसे क्लास 6 की बुक हो, क्लास 7 की बुक हो, हर चैप्टर के पीछे एक क्वेश्चन दिया रहता है, ऐसे बड़ा सा 1 2 3 ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वहां से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं कि एक साइड क्षेत्र है, दूसरी साइड उसकी विशेषता है, और क्षेत्र में आपको नर्मदा घाटी, मगध साम्राज्य, गारो पहाड़ियाँ और गंगा घाटी दिया गया है। आपके पास ये सारे कूट हैं, इसी के माध्यम से आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता है ना कि जो मगध है वो साम्राज्य बना था, अर्थात जो पहला बड़ा राज्य है वो मगध माना जाएगा। तो आप देखिए बी का 1 और बी का 1 करते ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। फिर देखिए जो नर्मदा घाटी है, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं भैया, यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, तो इसका हो जाएगा बी का 2, ठीक है। तो ए का 1 बी का 2 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, यानी कि पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो ये जो गारो पहाड़ियाँ हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी, तो ये आपको हमारे उत्तर पूर्व में मिलेंगी, और यहाँ से हमें आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि सी का हो जाएगा 4, और बचा हमारा डी गंगा घाटी। तो लगभग आज से 2500 साल पहले ये जो दूसरा नगरीकरण है, जो जिसमें हम लोग मानते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय होता है और उनका जो है विकास हुआ, अर्थात डी का हो जाएगा मतलब 3 वाला। तो एक बात जानिए, अभी हमने बताया कि जो मगध साम्राज्य है वो दूसरे नगरीकरण के रूप में जाना जाता है, तो पहला नगरीकरण किसका हुआ था, तो जो सिंधु सभ्यता है, जिसे अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जा रहा है, ये पहले नगरीकरण के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे देखिए कथन और कारण वाला, सॉरी कथन 1 कथन 2 है। देखिए कह रहे हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले और गेहूं मतलब कि स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। एकदम सही बात है, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन मतलब पूछा भी गया है। कह रहे हैं कि चावल सबसे पहले विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में उपजाया गया, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए बताया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत और इंडिया शब्दों की उत्पत्ति के अर्थ के बारे में आपको सही कथन चुनना है। पहला देखिए कह रहे हैं इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दूसरा देखिए भारत जो नाम है इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही तो सही लग रहा है, यानी कि पहला भी सही है दूसरा भी सही, यानी कि ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे भारत देश में ना ये जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद, आज से 3500 साल पुराने हैं वो, ठीक है। ये बात भी पता होनी चाहिए आपको।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों को जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। तो भाई हाँ, इन लोगों को कुछ भी मिल जाता है, उसी में अपना खोजबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं कारण, हड्डियों से ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। तो हाँ भैया, अब जैसे मछली के कांटे मिले हैं तो उनको ये समझ आता था कि हाँ, पहले के लोग जो थे ना वो मछली खाया करते रहे होंगे, तो वही कांटा इसमें बचा हुआ है। तो ये बात सही है कि जो पुरातत्वविद हैं इनको जानवर के मतलब चिड़िया और मछलियाँ इन सब की हड्डियाँ मिलती हैं। कह रहे हैं क्योंकि इससे मतलब कि ये जानकारी मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। कथन सही है, कारण सही है, व्याख्या नहीं करेगा ना ये, क्योंकि देखिए पुरातत्वविदों को जानवरों की हड्डियां और जो मतलब कि चिड़िया है और मछलियां इनकी हड्डियां मिलती हैं। तो हाँ मिलती हैं, बात सही है, लेकिन कह रहे हैं हड्डियों से ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अपने आप में सही है, लेकिन कारण जो है ना वो कथन की व्याख्या नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आप देखिए कि कथन भी सही है, कारण भी सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, और यहाँ देखिए बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो पुरातत्वविद हैं ये खुदाई में हड्डियों को ढूंढते हैं, इससे उन्हें भोजन की आदतें, खान पान इनको समझने में मिलती है मदद, क्योंकि वनस्पति के अवशेष जैसे अन्न के दाने जल जाने पर ही बच पाते हैं, अन्यथा गल जाते हैं। अब देखिए जैसे ये होता कि जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों की हड्डियाँ और चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों को खोजते हैं। ठीक है, और अगर ये शब्द लिखा होता कि भैया उनको खोजते हैं, तो हाँ हम मान लेते हैं कि कथन भी सही है, कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करा। लेकिन यहाँ पे ना डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है भैया नॉर्मली मिलती है। तो भाई जो पुरातत्वविद है जब वो खुदाई वगैरह करेंगे तो उनको मिल तो जाएगा ही ना, जो कुछ भी रहेगा वो मिलेगा। तो हाँ मिलता है, और साथ में उनको इससे इन हड्डियों से ये जानकारी मिलती है कि वो लोग क्या खाया पिया करते थे। तो हाँ ये बात भी सही, बस कथन जो है कारण की व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर सपोज दैट कहीं कुछ लिखा रहे ना तो उसको अंतिम सत्य मत मान लिया करिए कि अगर लिखा हुआ है तो अंतिम सत्य है। भैया लिखने वाले से भी गलती हो सकती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहे हैं कि कंधार से प्राप्त जो अशोक के अभिलेख हैं ये किन लिपियों में या भाषाओं में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो सामान्यतः अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में मिले हैं। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यूनानी और अरामाइक। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनानी, अरामाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, इन 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे मतलब मिले हैं। और ये जो कंधार से हमें अभिलेख मिला हुआ है ये कौन सी लैंग्वेज में है, यूनानी और अरामाइक में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों यानी जो सिटीज़ हैं इनका विकास कब और कहाँ हुआ था। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाती है। आप उसको देख करके जो मतलब एक्सप्लेनेशन है ना उसको और डिटेल में देख लिया करिए, क्योंकि मैं बस ये मतलब समझा के आगे बढ़ जाती हूँ। एक्सप्लेनेशन में और कुछ पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको देखना चाहिए, पीडीएफ इसीलिए दी जाती है। ठीक है, तो बताइए क्या 2500 साल पहले पूर्व में गंगा नदी के किनारे, तो भाई यहाँ पे तो मगध साम्राज्य फला फूला था और ये द्वितीय नगरीकरण माना जाता है। और हमसे दरअसल आरंभिक नगरों की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 8000 साल पूर्व नर्मदा नदी के किनारे। तो यहाँ पे जो लोग मिले थे ये तो मतलब कि आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। 2000 साल पहले मतलब कावेरी नदी के किनारे, तो ऐसी बात नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा कि आज से 4700 साल पहले सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे पहले नगरीकरण का विकास हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। आज वर्तमान में उसका नाम चेंज करके सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि तिथियों के संबंध में BCE का अर्थ क्या है बिफोर क्रिश्चियन एरा, दूसरा बिफोर कॉमन एरा या सीजर एरा या फिर ब्रिटिश कॉमन एरा। तो हम सभी जानते हैं कि बिफोर कॉमन एरा जो है वो BCE का तात्पर्य होता है। और अगर आपसे कोई कहे कि चलो बताओ CE क्या है, तो भैया हम सभी जानते हैं कॉमन एरा हो जाएगा। ठीक है, तो ईसा पूर्व की जो भी घटनाएं हैं वो सब कहाँ पे लिखी जाती हैं, BCE उनको कहा जाता है, और जो ईसवी की घटनाएं हैं उन्हें कॉमन एरा यानी कि CE लिखा जाता है। आगे देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक स्थान है रोसेट्टा, ये कहाँ पे है, और दूसरा ये क्यों प्रसिद्ध है। तो बताइए ये स्थान कहाँ है, पहले तो ये बताइए क्या ये भारत में है और पांडुलिपियों के लिए जाना जाता है, तो नहीं। दूसरा देखिए मिस्र में है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए। तो हाँ भैया यही चीज़ है, मिस्र में है, और ये प्रसिद्ध क्यों है, तो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए रोसेट्टा जो कि मिस्र में है, इजिप्ट के उत्तरी तट पर स्थित। यहाँ से एक पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं या लिपियों में है, जिससे विद्वानों ने अज्ञात लिपि को पढ़ा। जैसे यल जो शब्द है वो शेर के लिए, ए जो शब्द है वो चिड़िया के लिए। आगे देखिए,
कह रहे हैं अतीत एक है या अनेक, आवर पास्ट और मैनी, ठीक है, सॉरी वन पास्ट और मैनी, यानी कि एक अतीत या फिर अनेक। इस संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला देखिए कि अतीत सभी के लिए एक समान था। कभी भी अतीत सबके लिए एक समान हो नहीं सकता। कोई सी मतलब कोई, चाहे अतीत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, सबके लिए एक समान कभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, राजाओं और किसानों का जीवन लगभग एक जैसा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शासक और जो किसान है उनका जीवन एक जैसा हो। कहाँ बेचारे शासक वर्ग, सॉरी वो काहे के बेचारे कहाँ बेचारे किसान और कहाँ शासक वर्ग, समझिए पहले। तीसरा देखिए, अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है क्योंकि अलग अलग समूहों के लिए अतीत के मायने अलग अलग हैं। तो हाँ भाई, एकदम सही हो जाएगा। आप जानिए कि जो अतीत है ना, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जैसे रहा होगा। राजाओं के लिए अलग अतीत है, किसान, गरीब, अन्य जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए अलग अतीत रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब आप वैसे ही समझिए ना, हमारा जो अतीत है, हमने जो अपने जीवन में अतीत में देखा है, जरूरी थोड़ी ना है कि आपका भी अतीत एक जैसे हो। जबकि हम और आप लगभग लगभग हम उम्र ही होंगे। बस हो सकता है मैं आपसे 2-4 साल बड़ी हूँ कुछ लोग होंगे जिनसे मैं छोटी भी हो सकती हूँ। तो मतलब हमने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए हैं, वो हमारे अनुभव आपके अनुभव से अलग होंगे। तो ऐसी ही चीज़ है आज का, चाहे आप देखिए, चाहे आज से 20 मतलब कि 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले की बात, अतीत तो सबके लिए अलग अलग होता है ना। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोगों की यात्राओं ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया तो था। कह रहे हैं कि लोगों ने नए स्थानों पर पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाया। तो हाँ भाई, सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए। पहला देखिए, स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, लग तो रहा है सही। फिर देखिए, कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के मध्य भेदभाव कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए देखिए, यही गलत है। कानून जो है हमारा, वो ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना मूल स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर आप देखिए आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही वाला गलत हो जाएगा। 2 जहाँ जहाँ है काट दीजिए। उत्तर देखिए मिल गया कि केवल एक सही है। और तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर होते हैं। अच्छा, कब से भैया कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो इस वजह से आप देखिए केवल और केवल पहला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1870 का जो राजद्रोह एक्ट है यानी सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 किस बात का उदाहरण है, ये आपको बताना है। पहला देखिए, कानून शासन का यानी कि कानून के शासन का, या फिर औपनिवेशिक शासन के मनमानेपन का, भारतीय राष्ट्रवादियों की जीत का, या फिर लैंगिक समानता का। हम सब जानते हैं कि 1870 का जो भी होगा भैया, वो क्या होगा, तब भारत देश आज़ाद तो था नहीं। भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, कानून का शासन था नहीं उस टाइम पे, तो ब्रिटिश का शासन था। और ब्रिटिश जो भी अपना मतलब कि काम करेंगे, वो क्या करेंगे, मनमानेपन से ही करेंगे। तो ये जो 1870 का राजद्रोह एक्ट है, ये औपनिवेशिक शासन के मनमानेपन को दर्शाता है। कोई भी क्रांतिकारी है, उसको इसी राजद्रोह एक्ट के तहत ले जाओ अंदर, ठूंस दो, ठीक है। आगे देखिए, तो इसके मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आलोचना करता है उसकी, या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी सोचिए अगर हमारी जो सरकार है ऐसे करने लगे तो मुसीबत हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता ना, अब नहीं हो सकता, पहले तो होता ही था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण है कि कई इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। कारण क्या दे रहे हैं, औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था और भारतीय राष्ट्रवादियों ने कानूनी मामलों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। बताइए, ध्यान से देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि भैया कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए ना, कह रहे हैं कि कई इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में जो कानून का शासन है उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। तो हाँ भाई, बिल्कुल इसको इतिहासकार गलत तो ठहराते ही हैं। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि जो भी औपनिवेशिक काल में कानून बनाया गया, जैसे अभी हमने देखा था 1870 का जो राजद्रोह एक्ट है, ठीक है, ये सीधे ही ब्रिटिश सरकार के मनमानेपन को दर्शा रहा है। और जो हमारे भारत के जो राष्ट्रवादी थे, इन लोगों ने कानूनी मामलों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन जानते हैं बाद में निभाई है, ठीक है। तो इस वजह से कथन भी सही है, कारण भी सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है
कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 के लागू होने के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाना है। तो ये तो वही हो जाएगा ना, कैसे जो है कोई कानून बनता है। पहले देखिए, संसद में विधेयक पेश किया गया, फिर महिला संगठनों ने एक कानून की मांग उठाई। तो हम सभी जानते हैं पहले तो मांग उठी होगी, डिमांड आई होगी, फिर जाकर के संसद में कानून बना होगा। फिर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और 2006 में कानून लागू हुआ। और चौथा दे रहे हैं कि संसदीय स्थायी समिति ने अपनी जो सिफारिशें हैं ये राज्यसभा को भेजी। बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो महिला संगठनों ने एक कानून की डिमांड की भैया, ठीक है। तो बी वाला तो सबसे पहले होगा, तो इसको तो हटा दीजिए। जब उन्होंने डिमांड उठाई तो उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ होगा, क्या संसदीय अस्थायी समिति ने मतलब कि जो सिफारिश है वो राज्यसभा को भेजी होगी, या फिर मतलब कि संसद में विधेयक पेश किया गया होगा। बताइए। तो भाई उसके बाद ना, पहले तो महिलाओं ने डिमांड उठाई, उसके बाद जो संसद है उसमें विधेयक पेश किया गया होगा। फिर आप देखिए कि जो संसदीय स्थायी समिति है ये अपनी सिफारिश राज्यसभा को भेजी होगी, और उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं, अंत में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी जाती है, हस्ताक्षर किए जाते हैं, फिर कोई भी जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। और इस हिसाब से 2006 में ये लागू हुआ। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले बी, उसके बाद फिर ए के बाद डी, डी के बाद सी। इस हिसाब से उत्तर अपना दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से नए कानूनी मांग की जो है, मतलब कि नए जो कानून है उसकी मांग उठी। और 2002 में विधेयक जो है वो संसद में पेश किया गया, लेकिन ये पूर्ण नहीं था। दिसंबर 2002 में जो स्थायी समिति है इसने सिफारिश सौंपी, और उसके बाद फिर 2006 से राष्ट्रपति के द्वारा जब अपनी मंजूरी दे दी गई तो ये अधिनियम कानून बन गया। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सही कदम चुनना है। कह रहे हैं कि ये जो कानून है 10 मार्च 1919 को लागू हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। तीसरा क्या है, महात्मा गांधी ने इस एक्ट का समर्थन किया। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं किया था। तीसरा जहाँ जाए काट दीजिए, उत्तर मिल गया ऑप्शन सी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और अभी हमने कल ही क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसका महामैराथन लिया है, जिसमें क्लास 8 हिस्ट्री का पूरा निचोड़ दिया हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी का। आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिए, उसमें मैंने 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो उसको जरूर देखिए। चलिए आगे देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस शब्द के अंतर्गत 2005 के कानून में क्या शामिल है ये आपको बताना है। केवल शारीरिक मारपीट, आप केवल लगाए हटा दीजिए, केवल आर्थिक भी नहीं होगा, केवल यौन भी नहीं होगा, शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक भावात्मक जो शोषण है, यानी कि सभी प्रकार के जो शोषण है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है रोजा पार्क्स का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है। क्या ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन से संबंधित है, या यूएसए में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है उससे, या फिर भारत में महिला मताधिकार आंदोलन, या इंग्लैंड में मजदूर आंदोलन। तो हम सभी जानते हैं कि जो रोजा पार्क्स है इन्होंने यूएसए में मतलब जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उससे संबंधित जो मतलब की मूवमेंट है उससे ये रिलेटेड रही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कहानी क्या है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब हम स्टार्टिंग से, चूँकि हमारा ये जो क्लासेस है ना मतलब काफ़ी दिनों से चल रही, काफ़ी दिनों इट मीन्स जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आया था उसके दूसरे दिन से ही हमने स्टार्ट कर दी थी क्लास, ठीक है। तो इन सारी क्लासेस के बीच में लगभग हमने एनसीईआरटी के सारे फैक्ट देखे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रोजा पार्क्स हैं वो अमेरिका में सिविल राइट जो मूवमेंट चले थे उससे जुड़ी हुई थी। ये उनके यहाँ क्या नियम था कि अगर कोई गोरा व्यक्ति आ जाए तो काला व्यक्ति अगर कोई है तो उसको ना अपनी सीट छोड़ देनी पड़ती थी। तो रोजा पार्क्स ने कहा नहीं, मैंने जो सीट पहले से ही ली हुई है, जो रिजर्व की है उसी पे बैठी रहूँगी, तुम्हारे पास सीट नहीं है तो तुम जानो अपना, ठीक है। तो इसी वजह से बवाल हुआ, और फिर अंत में आप देखिए कि क्या होता है, सिविल राइट्स मूवमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि अगर संसद कोई ऐसा कानून पारित करती है जो लोकप्रिय नहीं है या विवादास्पद है तो नागरिक क्या कर सकते हैं। बताइए। केवल मतलब कि अगले चुनाव का इंतजार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। आलोचना कर सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं, मीडिया में रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो हाँ भैया, सब कर सकते हैं। इस समय देखिए ना यूजीसी को लेकर के कितना बवाल मचा हुआ है तो सारे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। हड़ताल करो, ये दुनिया भर का काम करो, हाँ दंगे फसाद मत करो कुल मिला करके, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 इसके अनुसार क्या बातें हैं। केवल बेटों पर मतलब जो बेटे हैं उनको ही संपत्ति का अधिकार है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम आया था 2005 में, इसमें संपत्ति का बंटवारा महिला पुरुष यानी कि बेटा बेटी और जो है माँ तीनों के हिस्से में आना था। और कैसे, जैसे सपोज दैट जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस जो संपत्ति है उनके द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है उसका बंटवारा कैसे होगा, माता
पिता माता और उसके साथ साथ पुत्र और पुत्री तीनों में बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए बेटे बेटियां और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। पहले क्या होता था, केवल बेटों को और केवल पापा हैं तो पापा को, पापा के बाद फिर बेटों को मिल जाती थी। ठीक है, बेटियों का और माँ का उसमें कोई राइट नहीं होता था। आगे देखिए, और 50% क्वेश्चन सॉल्व होते हुए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, इसी के साथ 50% जो हिस्सा है वो हम कवर कर लेंगे। यहाँ देखिए निम्नलिखित का सुमेल करना है। एक साइड जलियांवाला बाग हत्याकांड है, फिर अमेरिका में जो नागरिक अधिकार कानून है वो, और घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून वो, और राजद्रोह एक्ट। अभी हमने देखा था जो राजद्रोह एक्ट है ये कब का है, 1870 का है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो अप्रैल 1919 का है, हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919। अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे और घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा जो कानून है ये 2006 में लागू हुए, और ये जो सिविल राइट्स हैं ये 1964 हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4, यानी कि 2 1 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 1 3 4 यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कोई एक टीचर है, ठीक है, वो अपनी क्लास में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के पारित होने की प्रक्रिया को पढ़ा रही हैं। वो स्टोरी बोर्ड यानी कि जो चित्रकथा होता है, हमारी एनसीईआरटी में भी बहुत सारी चित्रकथाएं दी गई है, उनका यूज करती है। इस गतिविधि का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या होगा, बताइए। बताइए नहीं, बताइए दरअसल। चलिए, तो कह रहे हैं कि छात्राओं को ये याद दिलाना कि केवल महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। भाई अगर आप ये दिखाओगे कि केवल महिलाएं ही पीड़ित होती हैं तो गलत बात है। ठीक है, आपको ये बताना होगा अपने बच्चों को कि समय बदल रहा है बेटा, अब पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं महिलाओं के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, ये समझाना कि कानून बनाने में आम नागरिकों और संगठनों की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर आप स्टोरी बोर्ड के माध्यम से बच्चों को समझा रहे हैं, स्पेशली जो एनसीईआरटी में चित्र वगैरह दिए हैं, तो उसमें यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और बताइए पहले आपने वीडियो को हाइप किया कि नहीं अभी तक। मैंने देखा था एक लोग जो है हाइप करना शायद उनको नहीं आता, उन्होंने हाइप जो है कमेंट में लिखा हुआ था हाइप। तो भाई हाइप ऐसे नहीं होता है, आपको उसको कमेंट नहीं करना है, हाइप किया जाता है। कैसे करेंगे, जहाँ से वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं वहाँ से आप जब ऐसे ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा 1-2 पॉइंट आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे ऐसे स्टार जैसा एक सिंबल बना रहता है, वही है हाइप। ठीक है, उसको जब आप टिक करेंगे तो आपके पास लिख के आएगा कि 1.3 के या 1.2 के। तो इस तरह से जो पॉइंट्स हैं उसको आप एक बार टच कीजिएगा। तो अगर एक बार टच करेंगे तो एक बार हमको हाइप का पॉइंट मिलेगा, 2 बार करेंगे तो 2 बार, 3 से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हाइप कर दिया करिए, लिखिए मत। आगे देखिए, देखिए कह रहे हैं कि कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को समझाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस एग्जाम्पल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन सा यूज नहीं करना है वो बताना है। पहला देखिए, एक अमीर व्यक्ति द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान भरना। अच्छा, दूसरा, प्रधानमंत्री के द्वारा संविधान का पालन करना। तो भाई इसको तो करना ही चाहिए, और इसको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। कह रहे हैं 1870 का जो राजद्रोह एक्ट है जिसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी होती है। और चौथा क्या है कि चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों के लिए समान आचार संहिता, ये सब होगा। लेकिन भाई इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो मत यूज करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सरासर मतलब कि कानून के नियम का उल्लंघन करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला तीसरा, यानी कि गलत है, इसको आप मत यूज करिएगा, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि कक्षा में अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों पर चर्चा करते समय शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को क्या दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, प्रोत्साहित करना है बच्चों को, निरुत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। कह रहे हैं कानून का आंख मूंद कर पालन करना, क्योंकि सरकार हमेशा सही होती है, ऐसी बात नहीं है भाई। कानून का हमेशा आंख बंद करके पालन नहीं करना है, आपको सवाल पूछने वाला बनना है। ठीक है, दूसरा, हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन को सही ठहराना। तो ये भी गलत है, हिंसा जो है ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है। तीसरा देखिए, संवैधानिक दायरे में रहकर आलोचना करना, जनसभाएं करना और शांतिपूर्वक विरोध करना, ये बात एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहे हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र को जोड़ते हुए आप रॉलेट एक्ट और वर्तमान भारतीय कानून के बीच में क्या अंतर स्पष्ट करेंगे। बताइए, एज अ टीचर आप क्या करिएगा। कह रहे हैं दोनों कानूनों में पुलिस को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसा है क्या। दूसरा, रॉलेट एक्ट एक प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस की अवहेलना था, जबकि भारतीय कानून संविधान और निष्पक्ष सुनवाई पर आधारित है। तो हाँ भाई एकदम सही बात है, जो रॉलेट एक्ट है वो तो बिना अपील बिना दलील वाला कानून था, लेकिन हमारा जो संविधान है वो तो माना जाता है ना कि हाँ निष्पक्ष है। चलिए आगे देखें,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, हम सभी कहते हैं कि जो संविधान है वो जीवंत दस्तावेज है। आपको बताना है कि इस कथन को सिद्ध करने के लिए आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे। कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, बताइए इसमें जीवंत वाली कोई बात इसमें दिख रही है? जिसमें आप देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों मतलब कि निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, ये मतलब कि कहाँ से आपको ठीक दिख रहा है? तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का पारित होना था। हाँ भाई, ये है, संविधान एक जीवन दस्तावेज है। ये चीज इससे साबित होती है कि जरूरत के आधार पर चीजों को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि केवल और केवल पुरुष जो है वो महिला मतलब की संपत्ति के अधिकारी होंगे, लेकिन जरूरत लगी, मतलब समझ आया कि नहीं, केवल पुरुष के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण ये महिलाओं की जो दुर्दशा है उसको बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें चेंजेस किए गए और अब महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकारी माना गया। तो इस वजह से माना जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भैया जीवन दस्तावेज है, जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। आगे देखिए, तो वो लक्ष्मण की रेखा नहीं है कि उसको पार नहीं किया जा सकता। एक बार जो संविधान निर्माताओं ने लिख दिया बस वही अंतिम सत्य है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर तो वो मृत हो जाएगा ना। आगे देखिए, आवश्यकताओं का द्विसंयोग, इसका क्या अर्थ होता है? यानी कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका अर्थ क्या है बताइए। कह रहे हैं जब दो व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सहमत हो। दूसरे, जब एक व्यक्ति के पास बेचने के लिए केवल एक ही वस्तु हो, या फिर जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हो, या फिर जब मुद्रा का उपयोग करके वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तब बताइए तो ये आवश्यकताओं का द्विसंयोग क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सहमत होते हैं, तब ये माना जाता है भैया कि अभी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स है, यानी कि आवश्यकताओं का द्विसंयोग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और जो अब पता है, अब 10 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं नई वाली एनसीईआरटी, और नई वाली एनसीईआरटी में पहली बार आप देखिए, पहले क्या था ना कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं था, अभी लेकिन इकोनॉमिक्स आ गया है। तो जब इकोनॉमिक्स आ गया है तो हम लोग देखते चलेंगे। अब चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत टफ लेवल का भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के टर्म्स समझने हैं, नहीं। बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में यूज़ होती हैं। अब देखिए ना, ये एकदम बच्चों वाली चीज़ है कि नहीं, कि आप बताओ कि आवश्यकताओं का द्विसंयोग क्या है? तो भाई हमें आपकी वस्तु की ज़रूरत है, आपको हमारे वस्तु की ज़रूरत है, हम दोनों में सहमति हुई, हम दोनों ने वस्तुओं का लेन-देन कर लिया। ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना। तो इसको पूछा जा सकता है, इस वजह से भागिए मत कि नई वाली जो एनसीईआरटी आई है उससे नहीं देखेंगे हम लोग कुछ। अगर पूछ लिया गया ना तो फिर आप लोग पछताओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं नई एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नई और पुरानी दोनों को लेकर चलिए। हाँ, पुरानी वाले से क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे, तो उसका जो वेटेज है ना, वो मतलब कि मैं कहूँगी कम, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं छूना चाह रहे तब भी 80 और 20 का वेटेज रखिए, यानी 80% आप जो है जो अपना फोकस है वो पुरानी एनसीईआरटी पे रखिए, लेकिन कम से कम 20% जो आपका फोकस है वो नई एनसीईआरटी पे भी होना चाहिए। ठीक है, और अब तो ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि मतलब कथन और कारण का क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के संचय यानी स्टोर ऑफ वैल्यू की समस्या होती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या ये समस्या होती है? होनी तो चाहिए वैसे। कह रहे हैं अनाज या पशुधन जैसे वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे नष्ट हो सकती हैं या मर सकती हैं। तो हाँ, एकदम सही बात है। कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। वहीं आप देखो, नोट वगैरह हैं, करेंसी में सिक्के वगैरह हैं, तो हजारों साल तक आराम से मतलब एकदम बढ़िया से बने रहेंगे। लेकिन इन सबको आप कितने टाइम तक जो है मतलब कि संरक्षित रख सकते हो? जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब आपके यहाँ चावल है, सामने वाले के यहाँ गेहूँ है, आप चावल दे करके उनसे गेहूँ ले रहे हो और वो गेहूँ दे करके आपसे चावल ले रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, यानी कि ये जो मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान है, इसको आप कितने दिन तक संचित कर सकते हो? वो आप देखिए ना, चावल में कीड़ा लग जाएगा, गेहूँ में तो घुन ही लग जाता है, खत्म हो जाएगा। तो मतलब इसको ना बहुत ज़्यादा दिन तक संरक्षित नहीं किया जा सकता। वहीं अगर सिक्के हैं, तो सिक्कों को आप देखिए, हज़ारों साल पुराने सिक्के मिले हुए हैं। समुद्रगुप्त का सिक्का हमको मिला है कि नहीं मिला है, बीड़ा बजाते हुए। तो इस वजह से इनको रखना आसान है, लेकिन जो मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें समस्या होती थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और ना केवल टिकाऊपन की, वैसे भी देखिए ना, मतलब कि वैसे भी तो स्टोर करना भी तो बहुत मुश्किल है ना। आप एक बोरी अगर सिक्का मिल जाए तो उसको एक कोने में धर दोगे, और उसी उतने सिक्के से ना 2-4 गोदाम आप खरीद सकते हो। और गेहूं का आप मतलब कि आदान प्रदान कर रहे हो तो पूरा कमरा ही भर गया है। तो ये दिक्कत वाली बात है ना, स्टोर करना बहुत मुश्किल है, ना केवल जो है टिकाऊपन को लेकर के, बल्कि जगह को लेकर भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, एक साइड समस्या दिया गया है, एक साइड विवरण दिया गया है, आपको इसका मिलान करना है। एक तो पहला है विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी, और दूसरा है सुवाह्यता यानी
पोर्टेबिलिटी, और तीसरा है टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी, और चौथा है मूल्य का मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। और हमारे पास क्या है कि भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन है, और दूसरा एक गाय के बदले जूते की जोड़ी का मूल्य तय करना मुश्किल है। भाई ये होता तो है, अब बताओ ना, आपके पास गाय है, आपको जो है जूता खरीदना है, आप गए अगर, तो कैसे मतलब किस तरह से उसकी वैल्यू तय की जाएगी। तीसरा देखिए, अनाज या फल जल्दी खराब हो सकते हैं, और चौथा है कि एक गाय को काट कर उसका हिस्सा स्वेटर के बदले नहीं दिया जा सकता। तो बताइए दिक्कत, मतलब कि इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेंगे, ये आपके पास कूट वगैरह है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि जो विभाज्यता है। तो आप देखिए ना कैसे दिक्कत वाली बात है कि नहीं, कि एक गाय को आप काट करके मतलब उसका स्वेटर खरीदना चाह रहे हो, मतलब कितनी दिक्कत वाली बात है। आप गाय को अगर काट के आप स्वेटर खरीद भी लोगे, तभी मतलब कि गाय तो खत्म हो गई ना, उसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं। स्वेटर तो आप कुछ दिन यूज़ करोगे। तो जो डिविजिबिलिटी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसमें डिविजिबिलिटी को लेकर के बड़ी समस्या होती थी। दूसरा पोर्टेबिलिटी यानी कि सुवाह्यता, तो इसमें आप देखिए भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन होता है, ठीक है, तो ये बात भी है। फिर देखिए टिकाऊपन को लेकर के देखें, तो जो टिकाऊपन है उसमें आप देखिए कि जो मतलब कि अनाज या फल वगैरह हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपने गेहूं के बदले सेब लिया, और आप चाहते हैं कि सेब को 2-4 महीने तक स्टोर कर लें, तो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए, तो गेहूं को तो आप स्टोर कर भी ले जाएंगे, सेब को कैसे स्टोर करेंगे, वो तो खत्म हो जाएगा ना। बचा क्या, मूल्य का मानक। तो भाई एक गाय के बदले जो जूते की जोड़ी है, उसका मूल्य आप कैसे तय करेंगे, मतलब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे कि भैया ये गाय की कीमत इतनी है, जूता इतने का है, तो दिक्कत वाली बात है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि असम के जोन बोल मेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो बताइए, कह रहे हैं कि ये मेला असम के मोरीगांव जिले में लगता है, तो लगता तो है भैया। दूसरा, यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन है, और तीसरा, यहाँ केवल डिजिटल करेंसी नहीं। केवल डिजिटल करेंसी तो अपने भारत देश में अभी मतलब कि हाँ, मतलब केवल और केवल डिजिटल करेंसी की बात करें तो ऐसी कोई सिस्टम अभी नहीं है। हाँ, ये दोनों चीज़ हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, कि यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी चलती है। वैसे आपको पता है, हम लोगों के यहाँ भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। कैसे चलती है, जैसे जो दुकानदार हैं, जैसे गांव में जो दुकान है, आप अगर चाहें तो उनके यहाँ गेहूं ले जा करके और उनसे चीनी खरीद के ला सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको तोलेंगे, तोल करके आप बता देंगे कि हाँ भैया इसका मूल्य इतना हुआ, और इस हिसाब से आपको चीनी दे देंगे। तो ये ना वस्तु विनिमय प्रणाली ही हुई कि आप गेहूं लेकर गए और उनके यहाँ से चीनी लेकर के चले आए, या बिस्किट लेकर के चले आए, ठीक है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी जीवित है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय जो सिक्के हैं, इसके संदर्भ में पण यानी कि जिसको पढ़ा और इसके साथ साथ कारशापड़ कहा जाता था। आपको बताना है कि ये सिक्के क्या होते थे। क्या ये केवल कागजी मुद्रा हैं, केवल सोने के सिक्के हैं, मतलब चांदी, तांबा और अन्य धातुओं के मिश्रित सिक्के हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये सिक्के होते थे, और किसके सिक्के होते थे ये आपको बताना है। तो इसमें तांबा, चांदी और जो अन्य मिश्रित धातुएं हैं, उनके सिक्के हुआ करते थे। तो इस हिसाब से पण या कर्पाषण जो या कर्षापण जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। आगे देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पण वाला, उसको मतलब भूल से भी, गलती से भी उसको छोड़िएगा नहीं आप लोग। यहाँ देखिए, आपसे क्या कह रहे हैं कि पुडुकोट्टाई यानी तमिलनाडु में मिले रोमन सिक्कों से इतिहासकार क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पहला देखिए कि रोम ने भारत पे विजय प्राप्त की थी, तो ऐसी बात तो है नहीं भैया, रोम ने कब भारत पे विजय प्राप्त की, ये तो होगा नहीं। कह रहे हैं प्राचीन काल में दक्षिण भारत और रोम के बीच समुद्री व्यापार होता था। तो हाँ, जब एक जगह के सिक्के दूसरे जगह पे मिलते हैं, तो इस तरह के जो आकाश है वो लगाए जाते हैं कि हाँ ये हो सकता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, ठीक है। यहाँ देखिए, तमिलनाडु का पुडुकोट्टई, यहाँ पे बड़ी मात्रा में रोमन के सिक्के मिले हुए हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया है, वहाँ पे भारत का समुद्री व्यापार विश्व के अन्य भागों, फॉर एग्जांपल रोम, मतलब जैसे जो देश थे वहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह, ये भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है, ये तो डॉलर है। कह रहे हैं इसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। पहला, इसे 2010 में भारत सरकार द्वारा एक्सेप्ट किया गया। दूसरा, इसे IIT बॉम्बे के उदय कुमार ने डिजाइन किया था। और तीसरा, ये केवल देवनागरी लिपि के रा अक्षर से बना है। बताइए क्या सही हो जाएगा। अब ये आप देख ही सकते हैं कि केवल रा अक्षर से तो बना नहीं है, बीचवा में ये जो डंडी खींची गई है ये क्या है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो तीसरा वाला तो वैसे ही गलत हो गया, इसको हटा दीजिए। तो सी जहाँ जहाँ है वो निपट गया। अब आपको बताना है क्या हो जाएगा उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, और जो हमारा मतलब ये क्वेश्चन है, देख लीजिए कि ये चिन्ह देवनागरी लिपि रा और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत में मुद्रा यानी करेंसी जारी करने का एकमात्र वैधानिक अधिकार किसके पास है? क्या ये वित्त मंत्रालय द्वारा, आरबीआई द्वारा, या विश्व बैंक या एसबीआई? हम सभी जानते हैं जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करेंसी को जारी करता है। और जो आपके पास नोट होगी उस नोट को निकाल के देखिए, उस पर आरबीआई के जो मतलब कि क्या बोलते हैं, आरबीआई के चेयरमैन, अध्यक्ष, जो भी बोलते हैं आप, मतलब जो भी आप कहना चाहें कुल मिलाकर के, तो उसके मतलब क्या होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो अभी आप देखिए फटाक से कि क्या उसमें शक्तिकांत दास जी के हस्ताक्षर हैं कि नहीं, या वर्तमान में बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तुरंत बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ही एकमात्र केंद्रीय प्राधिकरण है जिसको मुद्रा को जारी करने और नियंत्रित करने का वैधानिक अधिकार होता है। पता है एक चीज़ और, जैसे 1 रुपए की जो नोट होती है, ठीक है, 1 रुपए की जो नोट होती है ना, उसको आरबीआई के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, वो वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। ये बात पता होनी चाहिए आपको। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका कक्षा में कागजी मुद्रा की शुरुआत का चरण समझा रही है, उससे सबसे उपयुक्त कारण क्या बताना चाहिए? कह रहे हैं कागज बनना सस्ता था, बताओ भला सस्ता था क्या? दूसरा, राजाओं को अपना फोटो छपवाना था, अच्छा। तीसरा देखिए कि बड़ी मात्रा में धातु के सिक्के ले जाना भारी और कठिन था। तीसरा, लोग धातु पसंद नहीं करते थे। क्या इसको मतलब बताएंगे कागजी मुद्रा की शुरुआत का कारण? तो इसके पीछे का कारण यही था भैया कि जो धातु के सिक्के हैं वो भारी हो जाते थे। अब जैसे आप देखिए नोट, अब अगर आपको 10 रुपए का नोट लेना है और 10 रुपए का सिक्का, ठीक है, तो आप देखिए 10 रुपए का नोट जो है वो एकदम हल्का सा होगा, ठीक है, और 10 रुपए का सिक्का वहीं भारी भरकम होगा। तो ऐसे ही 10 रुपए है, मान लीजिए कम है, 2-4 लाख रुपए ले जाना हो तो आप नोट में एकदम आसानी से जेब में भरेंगे, 2-4 लाख रुपए लेके चले जाएंगे। सिक्के के माध्यम से आपका तो जेब का हो सकता है पैंट ही नीचे गिर जाए, तो मुश्किल था ना, भारी काम था ये। तो इस वजह से जो कागजी मुद्रा है इसको बनाया गया, ठीक है, ऑप्शन सी एकदम ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि मुद्रा के विकास का सही कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी क्या है, ये आपको बताना है। पहले धातु के सिक्के बने, फिर वस्तु विनिमय पद्धति, फिर कागजी मुद्रा, फिर डिजिटल। हम सभी जानते हैं भैया पहले वस्तु विनिमय पद्धति थी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहा होगा, पहले वस्तु विनिमय पद्धति आई, उसके बाद धातु के सिक्के, फिर कागजी मुद्रा आई, और अभी देखिए डिजिटल करेंसी चल रही है। तो हम सभी यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, जैसे एटीएम पेटीएम जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सब डिजिटल मुद्रा के रूप हैं। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले बार्टर सिस्टम चलता था, आप अपना गेहूँ दे करके हमसे चावल ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद धातु के सिक्के बनाने स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर पेपर करेंसी आई, कब, 18वीं सदी के अंत में भारत में अपने यहाँ देखने को मिली। फिर उसके बाद यूपीआई आ गए, जो पेटीएम वगैरह हैं, कार्ड्स वगैरह, वो ठीक है, ये सब कहते हैं डिजिटल करेंसी। आगे देखिए, ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है। तो कह रहे हैं कि भारतीय संगीत और मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कर्नाटक और हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है इसमें कई राग मानसून से प्रेरित हैं। और दूसरा, मेघ मल्हार और अमृत वर्षिणी ऐसे राग हैं जो वर्षा से जुड़े माने जाते हैं। बताइए सही विकल्प। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो मानसून में जो है, ये जो मानसून शब्द है, मैंने बताया हुआ है आपको, चलो आप कमेंट करके बताओ कि जो मॉनसून शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, क्योंकि मॉनसून जो चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, मैंने एनिमेशन के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। तो आप बताओ मुझे मॉनसून जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो मॉनसून ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को भाई काफ़ी गहरे तरीके से प्रभावित किया है। मेघ मल्हार, अमृत वर्षिणी, ये सब जो मतलब कि राग हैं, ये वर्षा लाने और मॉनसून का उत्सव मनाने से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, कोंकण तट की बात हो रही है, तो बताइए कोंकण तट कहाँ पे होगा, गोवा में है, ठीक है। तो कोंकण तट के मछुआरे मॉनसून के आगमन की भविष्यवाणी तब करते हैं जब जल के नीचे रहने वाली जो मछलियां हैं वो सतह पर दिखाई पड़ने लगती है। दूसरा देखिए, दक्षिण भारत में गोल्डन सावर ट्री यानी कि इसी को कहा जाता है अमलतास, इसका खिलना ये संकेत देता है कि मॉनसून 50 दिनों के भीतर आ जाएगा। बताइए क्या इसका उत्तर हो जाएगा, कथन ए और कथन बी दोनों सही है या फिर गलत है, या फिर एक सही है, दो मतलब कि दूसरा वाला गलत है, बताइए। तो दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है, ऑप्शन जो बी है, ओ सॉरी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए ये अमलतास कैसिया फिस्टुला इसी को कहा जाता है, वरना पता चला कि अगर ये लिख के आ गया तो आप सोच रहे हैं अरे ये क्या, ये तो बताया ही नहीं गया।
तो यहाँ कह रहे हैं कि नगरीय ऊष्मा द्वीप यानी अर्बन हीट आइलैंड की अवधारणा क्या है, बताइए। कह रहे हैं ये शहर के बीच में बना एक गर्म पानी का तालाब है, बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हैं ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ शहर अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक जो मतलब कि गर्मी है वो महसूस करते हैं। तो यही हो जाएगा भाई कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे मतलब दो शहर हैं आसपास ही हैं, लेकिन पहला ये मतलब शहर ए में शहर बी की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी है, तो इसे हम कहते हैं नगरीय ऊष्मा द्वीप। ठीक है। तो कंक्रीट और जो इमारतें हैं मतलब जो मतलब कि कंक्रीट से बनाई गई जो इमारतें हैं, जो सड़कें हैं, ये सब ऊष्मा को क्या करती हैं, सोख लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती, यानी कि जो गर्मी है उसको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। यही कारण है कि जो घनी आबादी वाले शहर होते हैं ना, वो अपने आसपास के जो हरे भरे ग्रामीण इलाके हैं इनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी को फील करते हैं। ठीक है। तो आप देखिए ना, शहरों में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है गाँव की अपेक्षा। गाँव में अगर एक बार कूलर पंखा नहीं भी हो, इवन कूलर वूलर तो ज़्यादा लोगों के पास है भी नहीं, मेरे मोहल्ले में 1 या 2 लोग के पास शायद कूलर है, शायद, हाँ मतलब कंफर्म भी नहीं हूँ मैं। मेरे यहाँ तो भाई नहीं है, मेरे यहाँ पंखा है। उस पंखे में ही हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी चल जाती है, मतलब इतनी भी भयानक गर्मी नहीं लगती कि इतना गर्मी नहीं समझ आता। लेकिन वहीं सुनने में आता है शहरों में जो हमारे मित्र लोग बाहर हैं उनको लगता है कि भाई कूलर भी चल रहा है गर्मी और पंखा भी चल रहा है, उसके बाद भी गर्मी जो है मतलब अंदर घुसी जा रही है। तो ये क्या है, ये भैया यही बता रहा है कि जो कंक्रीट से बनी हुई सड़कें हैं और जो घनी आबादी वाले शहर वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे तो है नहीं और दूसरी बात ये जो कंक्रीट है ये क्या कर रही है, ऊष्मा को सोख रही है, यानी कि गर्मी को अपने भीतर अवशोषित कर रही हैं। तो बदवा में क्या होगा, वो गर्मी बाहर तो निकालेंगी ना ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अपने अंदर रखेंगी, आपको ठंडी ठंडी हवा देंगी। तो इस वजह से याद रखिए ये जो ऊष्मा द्वीप है इसी को कहा जाता है कि गाँव में सपोज दैट जैसे जो इलाहाबाद है, उस इलाहाबाद में आप देखिए जो मेन सिटी है वहाँ पे ज़्यादा भयानक गर्मी होगी। उससे थोड़ा आप ऐसे इलाके में आइएगा जहाँ पे छिटपुट बस्तियाँ हैं, कम लोग हैं और थोड़ा कच्ची ज़मीन वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक मौसम होगा। तो वही कह रहे हैं कि दो शहर हैं, एक में ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, दूसरे में कम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं भैया ऊष्मा द्वीप। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। मुंबई में मौसम लगभग पूरे वर्ष समशीतोष्ण रहता है जबकि नागपुर में तापमान में बहुत अंतर आता है, बताइए। कारण, समुद्र के निकट स्थित स्थान समुद्री प्रभाव का अनुभव करते हैं जो तापमान को नियंत्रित करता है, जबकि महाद्वीपीय यानी भीतरी भागों में ये प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें तो पढ़ के ही लग रहा है कि सब सही होगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। 50 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद केवल 10 क्वेश्चन रह जाएंगे। आज मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया है हालांकि। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड अक्षांश दिया है, ऊंचाई, महाद्वीपीयता और जेट धाराएं, और दूसरी साइड ये प्रभाव वगैरह हैं जो आपको मैच करना है, और ये आपके पास है सही विकल्प का कूट। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए, अक्षांश की यदि हम बात करें तो ये अक्षांश हम सभी जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश। ठीक है। ये जो ऊपर जा रहे हैं ये सब क्या है, अक्षांश हैं। और 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश होता है, फिर 90 डिग्री सबसे छोटा अक्षांश होता है। तो ध्यान रखिए, अक्षांश तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर ध्रुवों की तरफ जाओगे टेम्परेचर में क्या होगी, घटोतरी होगी। एकदम सही बात है। तो ये वाला तो एकदम मिलान हो गया हमारा कि अक्षांश भैया देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यहाँ पे टेम्परेचर में क्या होगा, घटोतरी होगा। तो ए का 2 देखिए कहाँ कहाँ है, तो ए का 2 2 जगह है, तो ये दोनों उत्तर नहीं होगा। फिर देखिए एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है यदि हम इसकी बात करें तो ऊंचे स्थानों पे आप देखिए वायु का जो घनत्व है वो कम होने से जो मतलब कि ठंडी वाला मौसम है वो बढ़ जाता है, यानी कि ठंड ज़्यादा होती है। इस हिसाब से बी का हो जाएगा 3 वाला। और महाद्वीपीयता की बात करें और जेट धाराएं, ये जो जेट धाराएं हैं इनकी यदि हम बात करें तो ऊपरी वायु परिसंचरण को मानसून जो है इसको प्रभावित करता है, ये सही हो जाएगा। और जो महाद्वीपीयता है तो समुद्र से दूरी के कारण जो तापांतर है वो बढ़ता है। तो ये इसके कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं या प्रभाव है, इम्पैक्ट है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि मौसिन राम, इसके बारे में सही कथन चुनना है। कह रहे हैं आसाम में है, बताओ भला कब से आसाम में हो गया। ये तो मेघालय में है ना, कहाँ पे है, मेघालय में। तो ये गलत हो गया, पहला यहाँ है, हटा दीजिए। ठीक है। तो ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। फिर देखिए कह रहे हैं यहाँ विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है लगभग 11 मीटर। हाँ भैया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, एकदम सही बात है। दूसरा तो होगा। कह रहे हैं पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र में। अब पहले बताओ भला, पश्चिमी घाट के आसपास तो इसका कहीं नामो निशान ही नहीं है, ये तो उत्तर पूर्व में है ना मेघालय। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए,
और यहाँ पे देखिए कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में नहीं है बल्कि पवन अभिमुख दिशा में है, जहाँ पहाड़ियाँ मानसूनी हवाओं को रोक लेती हैं। और इसके यहाँ पे है कीप आकार की आकृति, घनघोर यहाँ पे होती है वर्षा। आगे देखिए, कह रहे हैं भारत में शीत ऋतु यानी विंटर में जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। यूपी में एक एग्जाम हुआ था जूनियर एडिट का, जिसका रिजल्ट वगैरह क्या हुआ भगवान ही जाने उसको, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहे हैं कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है। पहला देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भाई हमारे यहाँ सर्वाधिक जो वर्षा होती है ना वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है, लेकिन जो ठंडियों में वर्षा होती है इसका ये कारण नहीं है, ठीक है। ये तो गर्मियों में आता है ना मानसून, जून मतलब कि जून के पहले सप्ताह में। दूसरा देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तर पूर्वी मानसून। तो हाँ भैया यही हो जाएगा, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण हमारे यहाँ ठंडियों में वर्षा होती है, ठीक है। और ये जो है तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे ठीक ठाक बारिश करवा देता है। आगे देखिए, बार बार उत्तर भी दिख जा रहा है आपको। कह रहे हैं कि 2013 की जो केदारनाथ आपदा हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था। तो जब हम लोग 11th-12th में थे ना उस टाइम पे ये आपदा हुई थी, सोचिए। कह रहे हैं कि बताइए इसका मुख्य कारण क्या था, केवल भूकंप या फिर बादल फटना और हिमनदी विस्फोट। तो यही हो जाएगा, वहाँ पे बादल जो है यानी कि ग्लेशियल बस्ट बहुत होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, बादल फटना और ग्लेशियर बस्ट। तो 2013 में भारी वर्षा और ग्लेशियर बस्ट, और ये हुआ कहाँ था, तो चोराबाड़ी ताल का टूट जाना, इसी के कारण बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिससे केदारनाथ क्षेत्र में मतलब बहुत घनघोर तबाही हुई थी। और इसे हिमालयी सुनामी भी कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिमालयी सुनामी किसको कहते हैं, तो आप याद रखना केदारनाथ में जो मतलब दिक्कत हुई थी, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उसी को कहते हैं। चलिए आगे देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे आपको उसका उत्तर मिल रहा है। लैटिन शब्द मोनस, अरबी शब्द मौसिम, या फिर संस्कृत शब्द मतलब ममाश, या फिर ग्रीक शब्द मीशो। बताइए, मीशो शॉपिंग ऐप नहीं। तो ध्यान रखिएगा भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अरेबिक शब्द है मौसिम, इसी से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे देखिए, इसका उत्तर वगैरह मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, मौसम या ऋतु होता है, और ये पोनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन को दर्शाने का काम करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि यदि आप दिल्ली से मतलब मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा करते हैं तो आप जलवायु में क्या बदलाव महसूस करेंगे, ठीक है। सपोज दैट आप मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चेंजेस आपको जलवायु में देखने को मिलेगा। कह रहे हैं समशीतोष्ण से विषम जलवायु की ओर जाएंगे, ठीक है। फिर विषम से समशीतोष्ण की ओर जाएंगे, या फिर ठंड से गर्म की ओर जाएंगे, या फिर कोई बदलाव नहीं होगा। बताइए, तो भैया आप कहाँ जाएंगे, समशीतोष्ण से विषम जलवायु की ओर जाएंगे, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए दिल्ली में गर्मियों में बहुत भयानक गर्मी, ठंडियों में बहुत भयानक ठंडी, इस तरह का मौसम देखने को मिलता है, वही वाली चीज़ है। और ये जो मुंबई का तटीय क्षेत्र है ये समशीतोष्ण वहाँ की जलवायु है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी फील होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इस वजह से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं सीमित संसाधनों वाला एक उद्यमशील उपक्रम जिसका उद्देश्य तकनीक का लाभ उठाते हुए तीव्र वृद्धि और विस्तार करना होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, अब तो खत्म भी होने वाला है सेशन। अगर अभी तक आपने वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरे सेशन में रुकना सबके बस की बात नहीं होती है। कुटीर उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, स्टार्टअप, या फिर सहकारी समिति। तो यही तो है स्टार्टअप, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, यानी कि सीमित संसाधनों से इसको स्टार्ट करना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो तकनीक है उसका लाभ उठाते हुए तेजी से ग्रो करना, ठीक है। तो स्टार्टअप इसी को कहते हैं। तो कौन कौन है जो स्टार्टअप करना चाहता है। ज़्यादातर लोग तो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ, मगर मैं सही बताऊँ तो मेरा जो मतलब मेरी जो दिली इच्छा है वो इसी साइड है, लेकिन शायद मेरी जो है उतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस नहीं है, मेरी एजुकेशन उतना अच्छा मतलब नहीं हुआ है। तो चलिए फिलहाल के लिए आगे देखिए, स्टार्टअप देखिए तो प्रारंभिक अवस्था का उद्यम, सीमित संसाधनों वाला एक उद्यमशील उपक्रम होता है जिसका उद्देश्य तकनीकी का लाभ उठाते हुए तीव्र वृद्धि और विस्तार करना होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं जेआरडी टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए, कह रहे हैं उन्होंने केवल लाभ कमाने के लिए व्यवसाय किया। दूसरा, उन्होंने भारत की पहली हवाई सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। तो बस यही जानिए आप, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 1932 में उन्होंने भारत की पहली हवाई सेवा टाटा एयरलाइंस स्टार्ट की थी, बाद में ये एयर इंडिया बनी। 1992 में भारत रत्न भी इनको मिला था। और अभी तो ये शायद, बताइए अभी किसके अंडर में है ये टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया। कह रहे हैं कि विद्यार्थी के लिए
मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला जो सरकारी मंच है, नाम क्या है इसका? स्वयं पोर्टल। किस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका का एग्जाम्पल है? बताइए, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में है, शिक्षा और कौशल में, स्वास्थ्य में या बैंकिंग में? अब आप बताइए। स्वयं पोर्टल तो ये ना एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षा और कौशल विकास, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जो स्वयं पोर्टल है वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए विविध ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जो कि शिक्षा और कौशल विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि व्यवसायों के द्वारा अपने संचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के हित में कार्य करने को क्या कहा जाता है? यानी कि सोसाइटी के हित में काम करना है, पर्यावरण को ध्यान में रखना है। तो हम सभी समझ गए होंगे कि इसको हम क्या कहेंगे। तो भाई ये हो जाएगा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी CSR। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो व्यवसायों को अपने संचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के हित में कार्य करने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रेरित किया जाता है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन के नहीं, एक और है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट रख लिया हुआ है। कह रहे हैं कि एक उद्यमी यानी कि एक एंटरप्रेन्योर उत्पादन प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है। बात तो एकदम यहाँ तक सही है। कह रहे हैं उसे कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री भी माना जाता है। हाँ भाई, एकदम सही बात है, इंडस्ट्री का वो कैप्टन है, पहला बात सही है। कारण कि उद्यमी वो व्यक्ति है जो समय और धन का निवेश करके जोखिम उठाता है, भूमि, श्रम और पूंजी जैसे अन्य सभी कारकों को एक साथ संयोजित करता है। तो हाँ, कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण में देखिए उत्पादकों और व्यवसायों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय संधारणीय उपायों को अपनाएं, अर्थात जो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्रो करें। तो पहली बात तो एकदम ठीक है। कारण देखिए प्राकृतिक संसाधन जैसे स्वच्छ जल और खनिज असीमित हैं और इसके अति दोहन से पर्यावरण या भविष्य की पीढ़ियों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बताओ भला, क्या ये असीमित है? नहीं ना, ये गलत है। तो कथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है, इस वजह से ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे नेचर के द्वारा प्रदान किए गए प्राकृतिक संसाधन हैं ये सीमित है। ठीक है, इसका अगर आप मतलब कि बहुत ज़्यादा दोहन करोगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप बताइए फटाफट कमेंट करके 61 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं बताइए। ठीक है, और हाँ, गलती से भी आप लोग ये मत कहिएगा कि 61/59। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो आप लोग गलतियां करते हो ना, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 60/59, तो याद रखिएगा इसका मतलब हुआ कि भैया 59 में से आपने 61 उत्तर सही कर लिया। तो जब क्वेश्चन में टोटल 59 है तो आपने 61 सही से कहाँ से किया? तो यदि आप सही लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा भाई 59/61, यानी कि आपने 59 क्वेश्चन सही किए हैं टोटल 61 में, या आप लिख दीजिएगा 61/61। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो आपका दीन ईमान जाने ना कि कितना सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने कुछ नया जाना समझा होगा। वीडियो पसंद आती है तो हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं एक बार फिर से। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, और तब तक के लिए मतलब अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।